हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए सवाल के साथ हमारे चैनल स्टडी आईएएस विद वैभव शर्मा पे, जहां पर हम हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो कोर्स है वो आपको बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं। सभी चैप्टर्स, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, सभी चैप्टर्स आपको क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में करवाए जाएंगे और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अधिकांश पेपर जो होगा 60 से 60%, 60 to 70% तक जो हमारा पेपर होगा वो आपको हमारे नोट्सों से मिल जाएगा। अगर आप इनके प्रॉपर तरीके से समझते हैं, रिवीजन करते हैं और नोट्स बनाते हैं तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद हमने बहुत जगह से कंपाइल करके हमने इन चीज़ों को बनाया। तो अभी हमारा जो सीरीज़ चल रही है वो भारत दुर्दशा नाटक की चल रही है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के हमने कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी आपको जल्दी करवाए जाएंगे। आज का हमारा सवाल है कि भारत दुर्दशा के इतिहास बोध या इतिहास दृष्टि की समीक्षा करें। क्या ये कहना सही होगा कि भारतेंदु राजभक्त कवि थे? दोस्तों, दो शब्द यहाँ पे आए हैं जो आपको समझना पड़ेगा। पहला होता है इतिहास बोध या इतिहास दृष्टि, और दूसरा राजभक्त कवि क्या होते हैं। दोस्तों, इतिहास बोध क्या होता है? इतिहास बोध का मतलब होता है कि इतिहास को देखने, उसको समझने और उसको विश्लेषण करने का नज़रिया, कि कोई भी व्यक्ति इतिहास को किस नज़र से देखता है, उसको किस नज़र से समझता है और उसको किस हिसाब से उसका विश्लेषण करता है। और राजभक्त कवि का मतलब होता है, कवि दो तरह के होते हैं। पहला होता है राजभक्त कवि और दूसरे होते हैं राष्ट्रभक्त कवि। जो राष्ट्रभक्त कवि होते हैं वो अपने राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, अपने राष्ट्र के बारे में कविताएं लिखते हैं। जबकि जो राजभक्त कवि होते हैं ना, वो केवल अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए कविता लिखते हैं। तो भारतेंदु के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भारतेंदु जो है वो एक राजभक्त कवि है, मतलब वो अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए अपनी कविताएं लिखते थे, अपनी रचनाएं करते थे, ना कि राष्ट्र को समर्पित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं, इतिहास बोध क्या होता है। इतिहास बोध का मतलब होता है कि इतिहास को देखने, समझने और विश्लेषण करने का आपका नज़रिया जो है वो कैसा है, आपका नज़रिया कैसा है। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं। जो इतिहासकार होते हैं, जो इतिहास पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो इतिहास को इतिहास की नज़र से देखेंगे। लेकिन जो कवि होता है, जो साहित्य लिखने वाले लोग होते हैं, वो इतिहास को इतिहास की नज़र से नहीं देखते हैं। वो इतिहास को एक इतिहासकार की नज़र से नहीं देखते हैं, वो इतिहास को देखते हैं एक साहित्यकार की नज़र से। क्योंकि भारतेंदु खुद एक कवि हैं, वो रचनाएँ करते हैं, तो इतिहास को देखने का उनका जो नज़रिया होगा वो इतिहासकार वाला नहीं होगा। इतिहासकार विश्लेषण करेगा कि ये क्यों हुआ होगा, इसकी खोज करेगा। जबकि जो साहित्यकार होता है वो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो साहित्य की नज़र से इतिहास को देखता है। वो इतिहास की जो दृष्टि, वो इतिहास जो होता है ना, साहित्यकार की जो इतिहास दृष्टि होती है ना, वो एक रोमानी नज़रिया होता है कि ओ माय गॉड, अच्छा इस इतिहास में ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था और इसमें ऐसा हुआ था। जो भारतेंदु है वो एक साहित्यकार है, तो इतिहास को देखने की जो उनकी दृष्टि है वो साहित्य की दृष्टि है। जो और इस साहित्यकार जो होते हैं ना, वो हमेशा अपने प्राचीन इतिहास को शानदार बताते हैं, जिनसे जो जन साधारण है, जो आम जनता है ना, उनके भीतर एक चेतना जो है, चेतना को उत्साहित किया जा सके। तो इतिहास को लेकर जो भारतेंदु की दृष्टि है ना, वो बहुत ही रोमानियत भरी दृष्टि है। वो इतिहास को महान बताते हैं कि हमारा जो प्राचीन इतिहास था वो बहुत महान था, क्योंकि वो उसको साहित्य की नज़र से देखते हैं। जो राजा राम मोहन राय हैं, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा। राजा राम मोहन राय की तरह जो भारतेंदु है वो भी पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान के सीखने के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय भी चाहते थे कि भारत का जो निवासी है वो ज्ञान और विज्ञान को, स्पेशली जो पश्चिम का जो विज्ञान है ना, वो उसको सीखें। भारतेंदु भी यही चाहते थे कि वो पश्चिम के विज्ञान को सीखें। तो इसीलिए भारतेंदु पश्चिम की जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिम की जो संस्कृति है, उनकी शिक्षा की और जो उनकी न्याय व्यवस्था है उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। हालांकि ये प्रशंसा करना उनकी मजबूरी भी थी। वो उनकी शिक्षा की प्रशंसा करते थे, वो उनकी न्याय व्यवस्था की प्रशंसा करते थे, वो उनकी रानी की प्रशंसा भी करते थे, जो विक्टोरिया रानी थी, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया था। इस नाटक में उन्होंने उसकी भी प्रशंसा करी है। दोस्तों, ये नाटक लिखा गया था सन 1880 में। हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 में। तो 1880 की आप परिस्थितियों को सोच के देखो। हमारा अंग्रेज़ों का जो शासन हुआ था हमारे देश पे, वो तकरीबन 1757 या 1764 से स्टार्ट हुआ था अंग्रेज़ों का शासन, और 1880-85 के आसपास अंग्रेज़ों का शासन हमारे ऊपर था। जो रानी विक्टोरिया थी वो हमारे देश को पूरा कंट्रोल करती थी। तो जो भारतेंदु थे ना, उन्होंने रानी विक्टोरिया की तारीफ़ भी करी है, उन्होंने पश्चिम की जो शिक्षा है उसकी तारीफ़ भी करी है, पश्चिम की जो न्याय व्यवस्था है उसकी भी तारीफ़ करी है। इसीलिए कई आलोचकों का मानना है, कई लोगों का मानना है कि जो भारतेंदु है ना, वो कोई राष्ट्र कवि नहीं है, वो राजकवि हैं। क्यों? क्योंकि वो रानी की तारीफ कर रहे हैं। वो पश्चिम की जो संस्कृति है ना, वो पश्चिम जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, वो उस पश्चिम की तारीफ कर रहे हैं।
लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या था, हमें वो समझना पड़ेगा। दोस्तों, जो भारतेंदु प्रशंसा करते थे ना, वो उनकी मजबूरी थी, जिस कारण से आलोचक उनके ऊपर प्रश्न खड़े करते थे। प्रशंसा करने का मुख्य कारण क्या था? भारतेंदु जो है ना, वो राजभक्त नहीं है कोई, बल्कि वो इसलिए प्रशंसा करते थे ताकि कवि वचन सुधा की तरह उनकी जो पत्रिका है ना, वो प्रतिबंधित ना हो जाए। निश्चित ही वह एक राष्ट्रभक्त कवि थे। दोस्तों, भारत दुर्दशा नाटक लिखने से पहले 1880 में ये नाटक लिखा था, तो तकरीबन 1870 या 1875 के आसपास की बात है। भारतेंदु ने 18 वर्ष की उम्र में एक पत्रिका निकाली थी, जिसका नाम था कवि वचन सुधा। दोस्तों, इसमें ना अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं की गई थी, इसमें अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा बुराई की गई थी। तो हुआ क्या था कि जो अंग्रेज़ के जो लोग थे, जो अंग्रेज़ी शासन था, उन्होंने इस पत्रिका को प्रतिबंधित कर दिया। अगर भारतेंदु भारत दुर्दशा में भी अंग्रेज़ों की तारीफ़ करते हैं ना, तो उनकी इस पत्रिका को भी प्रतिबंधित कर दिया जाता। इसीलिए उन्होंने इस पत्रिका में अंग्रेज़ों की थोड़ी बहुत तारीफ़ भी करी है, थोड़ा बहुत व्यंग भी करा है। उनके ऊपर एक संतुलन बना के रखा है, ताकि उनकी ये जो पत्रिका है वो प्रतिबंधित ना हो जाए। तो इसलिए इस आधार पे कहना कि भारतेंदु जो है वो राजभक्त कवि थे, राष्ट्र कवि नहीं थे, ये कहना गलत होगा। अगला है कि भारतेंदु ये जो लिखते थे ना, भारतेंदु ने प्रेरणा देने के उद्देश्य से इतिहास की प्रशंसा करी है। भारतेंदु ने हमारा जो प्राचीन इतिहास, अगर आप भारतेंदु का ये जो भारत दुर्दशा नाटक है, अगर आप ये नाटक पढ़ोगे तो आपको इसमें दिखेगा कि भारतेंदु जो है ना, उन्होंने हमारे भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसकी बहुत प्रशंसा करी है। लेकिन उन्हें प्रशंसा करी क्यों है? प्रशंसा करने का मूल कारण है कि जो ये जो आलस्य से भरे हुए लोग हैं ना, जो भारतवासी जिनके अंदर आलस्य भरा पड़ा है, उनको जगाया जा सके कि हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, हमें आज़ाद होना है। और ऐसा सिर्फ भारतेंदु ने नहीं करा, जो नवजागरण चेतना थी। दोस्तों, नवजागरण चेतना मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। नवजागरण चेतना का मतलब होता है कि नए प्रकार से जागना, लोगों को नए नए प्रकार से जगाना कि हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है, हमें हमारे लिए कुछ करना है। क्योंकि तो नवजागरण चेतना से युक्त जो और भी साहित्यकार थे, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त हो गया और जयशंकर प्रसाद हो गया, इन्होंने भी कई रचनाएं करी थी। इन्होंने, जो गुप्त जी हैं, उन्होंने भी एक गीत लिखा था कि जिनका कुछ भी ना था अतीत, गावे वे क्या उसके गीत। जिन लोगों को कुछ अतीत ही नहीं है, वो क्या गीत गाएंगे? और हम क्यों भूले उसकी याद जिसमें है अपना अहलाद। हम हमारे प्राचीन इतिहास को क्यों भूले? हमें उस हमारे प्राचीन इतिहास के ऊपर बहुत गर्व है, तो हम तो उसकी तारीफ़ करेंगे, हम अपने प्राचीन इतिहास की प्रशंसा करेंगे। शिक्षा को लेकर पश्चिमी जगत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जो भारतेंदु है, उन्होंने शिक्षा की, जो पश्चिमी जगत की जो शिक्षा है, उन्होंने उसकी भी प्रशंसा करी। और वो कहते भी हैं कि देखो, विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है। भारतेंदु जो है ना, वो अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की बुराई भी करते थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ तारीफ करी है। जब हम इस नाटक को पढ़ेंगे, भारत दुर्दशा नाटक को पढ़ेंगे, बहुत इजी नाटक है, बहुत हार्ड नाटक नहीं है। आप खुद इस किताब को खरीदें, आप पढ़ें, आपको वहाँ से काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो भारतेंदु ने ना अंग्रेजों की सिर्फ तारीफ नहीं करी है, उन्होंने अंग्रेजों की बुराई भी करी है। अंग्रेजों ने भारत का जो आर्थिक शोषण करा था ना, उस आर्थिक शोषण की बुराई करी है। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये जितनी भी स्वतंत्रता के ऊपर अंग्रेजों ने हमला किया था, भारतेंदु ने उसकी भी बुराई करी है। भारतेंदु लिखते हैं अपने नाटक में, आर्थिक शोषण की बुराई करते हुए भारतेंदु लिखते हैं कि सबसे ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। मतलब कि अंग्रेजों ने ना सब लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिया था, बहुत ही भारी टैक्स लगा दिया था। तो उसको लेकर के उन्होंने उनकी बुराई करी है कि सब लोगों के ऊपर टिक्कस की आफत आ गई है, अब हमसे ये भारत दुर्दशा नहीं देखी जाती है। नेक्स्ट वो लिखते हैं कि अंग्रेज राज आर्थिक शोषण को लेकर के वो और लिखते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पै धन विदेश चले जाते यही अति ख्वारी। वो बोलते हैं कि किस प्रकार से जो अंग्रेज लोग हैं वो भारत के धन को चोरी करके विदेश में ले गए थे, उन्होंने इस प्रकार भी उनकी बुराई करी है। भारतेंदु का जो इतिहास बोध है ना, भारतेंदु ने जो इतिहास का यूज़ किया है ना, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से किया है, उपयोगितावादी नज़रिए से किया। उपयोगितावादी नज़रिया वो होता है कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति इतिहास का जो यूज़ करता है ना, वो अपनी उपयोगिता के हिसाब से करता है कि मुझे इतिहास के ये चीज़ें चाहिए, तो मैं इन चीज़ों को लूँगा और अपनी रचना रच दूंगा। तो भारतेंदु जो हैं उन्होंने उपयोगितावादी नज़रिए से इतिहास का यूज़ किया, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इतिहास का प्रयोग करते हैं और अंग्रेजी राज की प्रशंसा और व्यंग दोनों में ना एक संतुलित दृष्टिकोण बना के रखते हैं। सॉरी। और ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये आप क्वेश्चन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 150 या 300 शब्दों में पूछा जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। और यही है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन हमारी अच्छी लगी हो तो आप
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पूरा हिंदी साहित्य का जो कोर्स है वो मैं आपको यूट्यूब पर पूरा कोर्स आपको फ्री में करवाऊँगा। और जितना भी चीज़ें हैं हमें सपोर्ट करें एंड थैंक यू सो मच।